हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जैसा कि हम लोग करते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर उस पर एक्सरसाइज जो भी होता है उस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। पिछले वीडियो की बात करें तो हम लोग द्विघात समीकरण में पहला लेक्चर को देखे थे और उसमें 4.1 के प्रॉब्लम जितने भी थे हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 4.2 के जो भी थ्योरी हैं उससे रिलेटेड जो भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट थ्योरी को पढ़ना है आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज 4.2 को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत अच्छे रिस्पांस दे रहे हैं, इसी तरह प्यार और आशीर्वाद देते रहें, कमेंट और लाइक एंड शेयर करते रहें और हमें भी मज़ा आएगा। जब तक आप शेयर नहीं करते हो, लाइक और कमेंट नहीं करते हो, हमें मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोग लाइक कमेंट करते रहें और हमारे हौसलों को बढ़ाते रहें ताकि हम आपके लिए बहुत और ही कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है द्विघात समीकरण का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं कि पहले स्लाइड में आपका क्या आता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के प्रकार। आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के प्रकार यानी कितने प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो है दो प्रकार का होता है फाइनली रूप से। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण या पूर्ण द्विघात समीकरण। बोलोगे सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बच्चे पहली बार अगर सुन रहे हो कोई चीज़ के बारे में तो उसको जानने का प्रयास करो कि आखिर ये है क्या। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किसमें कितना है दम। ठीक है, कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है आइए देख लेते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का पद लुप्त हो। वह द्विघात समीकरण जिसमें चर के प्रथम घात का पद लुप्त हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। बोलोगे सर ये प्रथम घात तो समझ आ रहा है, एक घात वाला, ठीक है, का पद लुप्त हो ये क्या होता है। चलिए मैं बता दूं। आप जानते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे घात इसका अधिकतम 2 होता है और bx का घात 1 होता है। तो प्रथम घात की बात करें तो bx पे पावर 1 को ही प्रथम बोलते हैं। ठीक है, पद लुप्त हो, पद का मतलब होता है इसका x का गुणांक। समझ में आ रहा है कुछ। ये जो आप पद देख रहे हो ये x जो है x का गुणांक को बोलते हैं पद, यानी कि पद b का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लुप्त हो यानी कि b का मान क्या हो, 0 हो। यदि 0 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा 0। और जब ये तो आप फाइनली आप इसको लिख सकते हो x² प्लस का c इक्वल टू में 0। यही बातों को यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा गया है कि ये जो द्विघात समीकरण आप देख रहे हो इसमें जो है ये bx ये लुप्त होना चाहिए। ठीक है, नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसका जो समीकरण का व्यापक रूप देख रहे हो ये क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसा कि हमने बताया। जहाँ a और c जो है कि रियल नंबर हो, क्या हो, बिलोंग्स टू r, यानी कि r जो है कि रियल नंबर को सूचित करता है। तो a और c क्या होना चाहिए, तो रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। एवं a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपका यहाँ पे दिया गया है कुछ समीकरण, जैसे कि 9x² माइनस यहाँ पे प्लस 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का क्या है 36 इक्वल टू में 0। अब दूसरा आपका एग्जाम्पल है 4y² माइनस का 9 इक्वल टू में 0। यहाँ तक समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को समझने में क्या परेशानी है। अगर आप 10th में हो तो ये आपके लिए रिश्तेदार से कम नहीं है, ससुर से कम नहीं है, ठीक है, साली से कम नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से समझना होगा और पढ़ना होगा। देखते हैं कि द्विघात मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। मिश्रित या फिर पूर्ण द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि के प्रथम एवं द्वितीय दोनों घात पाए जाते हैं। वैसे द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि के प्रथम एवं द्वितीय दोनों घात पाए जाते हैं मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे में ax² प्लस bx प्लस का c। यहाँ पे कहता है, पहले आपने देखा कि इसमें बोल रहा था ax² प्लस ये जो bx है इसका मान लुप्त होना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, प्लस c = 0, यानी कि ax² प्लस c = 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिश्रित द्विघात समीकरण में ये जो आप ax² प्लस bx प्लस c देख रहे हो ये दोनों होना ही चाहिए आपका, तो ही वो मिश्रित द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे दिया गया है 4x² माइनस 25x माइनस 21 = में 0। और दूसरा समीकरण क्या है? 7x² माइनस 8x = में 0। आप c की जगह पे कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, c कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है शुद्ध द्विघात समीकरण का हल। ये जो आपने शुद्ध द्विघात समीकरण पढ़ा, आखिर इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना। आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालने के दो विधि हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण जो है उसका जो मूल है, मूल निकालने का मुख्यतः दो विधि है। पहला है आपका गुणनखंड विधि द्वारा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा है वर्गमूल द्वारा, यानी बाय स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट से भी निकाल सकते हैं और बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, फिर देखेंगे वर्गमूल विधि द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है गुणनखंड विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे विधि लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या शुद्ध द्विघात समीकरण, गुणनखंड विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण का हल, ठीक है। इसको आप भूल जाओ, चलो आप लोग को परेशानी हो सकता है समझने में, तो आप लोगों को इसको नहीं देखना है, ठीक है। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विधि, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तो विधि लिखा हुआ है। आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? समीकरण के सभी पदों को बाईं ओर लाएं, समीकरण के सभी पदों को बाईं ओर लाएं, ठीक है, तथा उसे a² माइनस b² के रूप में बदल दें। जो भी समीकरण है सबको क्या करें आप? बाईं तरफ लाएं और उसको आप a² माइनस b² यानी कि a² माइनस b² के रूप में तोड़ दें। और a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस का b होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है अपने 9th में, ठीक है। कहाँ पे पढ़ा है? तो बोलोगे सर हमने 9th में पढ़ा है a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस का b, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। सबको अपना अपना ये होता है कि हम
किसी न किसी वजह से झगड़े करते रहते हैं। तो यहाँ पे कुत्ता भी नहीं छोड़ा अपने आप को, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए थे हम लोग? तो यहाँ पे देख रहे थे कि बाईं ओर लाएं तथा उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल दें। ठीक है, इस रूप में बदल दें। बाईं ओर के पदों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कि सूत्र लगाकर गुणनखंडित कर दें। ठीक है, गुणनखंड कर देना है इसको इस रूप में। अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दें। ठीक है, अब प्रत्येक गुणनखंड को क्या कर देना है? शून्य के बराबर। अब गुणनखंड को शून्य के बराबर करेंगे कैसे? जैसे कि आपने तोड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो गुणनखंड निकला है। पहला तो ए प्लस बी निकला है, इसको बराबर 0 कर दें, और दूसरा ए माइनस बी जो निकला है इसको भी आराम से आप 0 के बराबर कर दें। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, शून्य के बराबर कर दें, जिसमें दो एक घातीय समीकरण प्राप्त होंगे, जिसमें से दोनों का क्या होगा? एक घात वाला समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों समीकरण जो होगा एक घात वाला समीकरण प्राप्त होगा आपको इससे। ठीक है, जब आप इसके इक्वल 0 करोगे होंगे। प्रत्येक एक घातीय समीकरण का हल ज्ञात करें। अब उसको क्या कर लेना है? उसको आराम से आप हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे दिया गया है, आइए हम लोग एक बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा है? सभी पदों को अब बाईं ओर लाएं तथा उसको इस रूप में तोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे सब इधर है ही। ठीक है, क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू में 0। सब जो है कि इधर ही है, सबको क्या कर लेना है? इस रूप में करना है। तो यदि हम 3x का होल स्क्वायर कर दें तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको इस रूप में तोड़ते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी आराम से तोड़ दो। तो 3x प्लस का 5 इंटू 3x माइनस का 5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। अब क्या करना है? दोनों गुणनखंड जो निकला है दोनों को अलग अलग करके इक्वल 0 कर देना है। तो 3x प्लस का 5 प्लस 5 इक्वल टू में 0, और यहाँ पे 3x माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब दोनों को क्या कर लेना है? तो दोनों को शून्य के बराबर करें, जिसमें एक घातीय समीकरण प्राप्त होगा और एक घातीय समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक एक घातीय समीकरण का हल ज्ञात कर दें। अब यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। 3x बराबर -5 और x बराबर क्या हो जाएगा? -5/3। तो ये आपका आराम से निकल के आ गया। x का मान क्या हो गया? तो बोलोगे सर एक x का जो मान आ गया x बराबर -5/2। अब इसका निकालते हैं। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। तो हम लोगों को x का मान पहला निकल के आया -5/3 और दूसरा x का मान निकल के आया 5/3। यही इसका क्या हो गया? हल हो गया। तो आपने क्या सीखा कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको आराम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र जो होता है उस पर पुट कर देंगे, जैसे ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। फिर दोनों का गुणनखंड जो है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। फिर उसके बाद रैखिक समीकरण आएगा, उसको दोनों से अलग अलग आराम से सॉल्व कर देंगे और आराम से x का मान आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा और समझने में थोड़ी से भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? आप लोग को कमेंट करना है कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं है समझने में। आइए देखते हैं कुछ नोट को। ठीक है, यदि शुद्ध द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 में a तथा c दोनों धनात्मक हो, a तथा c दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो,
दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों ऋणात्मक हो, ठीक है। तो इस स्थिति में एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी, क्या बोल रहा है, इस स्थिति में एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी, ठीक है। आइए हम लोग लिखते जाते हैं माइनस सी, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस सी, ठीक है, प्राप्त होगा। चूंकि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नहीं होता है, अतः इस स्थिति में समीकरण का हल संभव नहीं होगा। इसका कहने का बस एक ही मकसद है, क्या मकसद है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया कोई समीकरण, सपोज दैट, ठीक है, मान लो आ ही गया, क्या प्रॉब्लम, क्या पता कि मैथ में कुछ भी हो सकता है, आ भी सकता है। तो जब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस स्थिति में जब आप x का मान निकालोगे, एक्स स्क्वायर बराबर तो माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और जब x निकालोगे तो ये रूट स्क्वायर हटेगा, इधर आराम से आके रूट चढ़ेगा, तो माइनस सी। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो माइनस सी है रूट के अंदर में, ये रूट के अंदर में माइनस सी है, चूंकि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या के समुच्चय में नहीं होता है, यानी वास्तव माइनस जो है ये रूट के अंदर, इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहता है कि इस स्थिति में समीकरण का हल संभव नहीं है, आपको यहीं पे आराम से छोड़ देना है। अगर इस स्थिति में आ गया तो यानी कि x बराबर रूट अंडर कुछ भी माइनस में आ गया तो वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ना कि उसमें दिमाग लगाते रहना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका वर्गमूल द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, यानी वर्गमूल विधि द्वारा। हमने बताया कि पहले आपको गुणनखंड विधि सिखाएंगे, फिर आपको वर्गमूल विधि सिखाएंगे। तो गुणनखंड विधि हमने आपको सिखा दिया, अब आते हैं वर्गमूल विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसके विधि यानी मेथड को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर पद को बाईं ओर तथा अचर पद को दाईं ओर लिख दें, यानी कि एक्स स्क्वायर को बाईं ओर उधर और अचर पद को दाईं ओर लिखें, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर के पदों को विभाजित करें। देखिए इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई समीकरण आपका दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी बराबर में 0, ठीक है, या माइनस सी कर दो, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस का सी हो जाएगा। अब इस स्थिति में ला करके जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, दोनों तरफ क्या कर दो, उसी से भाग दे दो। तो यानी कि ए एक्स स्क्वायर बटे ए कर दीजिए और सी बटे भी ए कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में यही बोला गया है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। कहता है अब दोनों ओर के पदों का वर्गमूल निकाल दें। अब दोनों ओर क्या कर दें, ये ख़त्म कर दें। उसके बाद जैसे x निकालेंगे तो रूट अंडर सी बटे क्या हो जाएगा a, तो यहाँ पे प्लस माइनस निकल जाएगा और वहाँ पे x का मान 2 ठो निकल जाएगा, ठीक है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण आपका दिया गया है, आइए इसको हम सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह से आप बनाएंगे। आपका समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसको इसी रूप में आराम से इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले बोला गया है कि ये जो 9x स्क्वायर है इसको बाईं ओर लाएं और जो भी बचा है उसको दाईं ओर भेज दें, 25 उधर चले जाएगा। अब ये जो x 9 है, अब दोनों तरफ 9 से वर्ग भाग दे दें, तो लिख देंगे हम लोग दोनों तरफ 9 से, या नहीं तो ये भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर, तो 9x स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 25/9। अब ये 9 खत्म, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25/9,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब x निकालोगे यहाँ से तो x जब रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ने से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 25/9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो x का मान क्या आ गया प्लस 5/3 और दूसरा माइनस 5/3। यही तो इसका हो गया। यही आपका क्या कहलाता है, तो बोलोगे सर यही हमारा वर्गमूल विधि द्वारा सॉल्यूशन कहलाता है, यानी कि वर्गमूल विधि से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ तक आए हम लोग, वर्गमूल विधि द्वारा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे मिश्रित या अशुद्ध समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब यहाँ पे एक और भी थी मिश्रित, ठीक है, मिश्रित और अशुद्ध समीकरण द्वारा मूल ज्ञात कर, आप इसमें भी दो प्रकार से कर सकते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के दो विधि हैं, पहला गुणनखंड विधि द्वारा, और यहाँ भी क्या है पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या है तो पूर्ण वर्ग बनाकर। आइए आराम से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। यहाँ पे है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड विधि द्वारा पहले सीखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विधि देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखें। जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको इस रूप में आराम से आपको क्या कर लेना है, तो लिख देना है। मध्य पद को तोड़कर क्या कर लेना है, अब जो मध्य पद जो आपको दिख रहा है, ये मध्य पद किसको बोलेंगे, ये जो bx दिख रहा है आपको, bx को क्या कर लेना है, तो तोड़ देना है, गुणनखंड करें, ठीक है। मध्य पद को तोड़कर उसका गुणनखंड करें। प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करें, जिसमें आपको दो एक घातीय समीकरण प्राप्त होंगे। अब प्रत्येक एक घातीय समीकरण को हल करके चर राशि x का मान ज्ञात करें, और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिया गया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया गया है, जब आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 × 8, चलो हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आपको इस रूप में दिया गया है, आराम से लिख दो। अब उसके बाद ये जो 8 देख रहे हो इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है 8 × 21, तो 21 × 8 करो तो क्या आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है। अब 168 जो आप देख रहे हो इसको आराम से तोड़ दो। 168 को आप तोड़ोगे तो 2 से टूटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ोगे, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अब किससे तोड़ोगे, बोलो बोलो, फिर 2 से 21 दूना 42, अब 3 से 3 सते 21, 2 दूना 4 और 4 सते 28, और ये 3 दूना 6। तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, ये जो मध्य बिंदु देख रहे हो इसको तोड़ दो। अब इसको ऐसा चीज़ लिखेंगे तोड़ करके कि जोड़ने पे 22x आ जाए और गुना करने पे 168 भी आना चाहिए। तो 2 दूना 4 और 21 28, तो यहाँ पे आप आराम से लिखेंगे 8x² - 28x प्लस का 7x - 21 = 2 में 0। जब दोनों के जोड़ोगे तो 22 आएगा, ठीक है, सॉरी 21 आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं, 2 दूना 4 सते 28, 3 दूना 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा आपने गलत लिखा है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 3 दूना 6, ठीक है। अब इसको क्या करो, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ आराम से कॉमन करो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो बोलोगे सर 4x कॉमन करोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, ठीक है। अब 7 यहाँ पे 4 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा -7, और x भी कर लिए 7 बच गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, बोलोगे सर प्लस का आप क्या करो 3 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x - का 7 = 2 में 0, ठीक
ठीक है। अब दोनों को क्या करो, यहाँ भी 2x माइनस 7 2x माइनस 7, अब यहाँ से 2x माइनस 7 कॉमन करो, 2x माइनस 7 कॉमन क्या करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस का 3, 4x प्लस का क्या बचेगा 3 इक्वल टू में कर दो 0। अब यहाँ पे 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 करो, फिर 4x माइनस 3 इक्वल टू में 0 करो, ठीक है। यहाँ पे 2x इक्वल टू 7 तो x का मान 7/2, ठीक है, और 4x बराबर 3 तो x का मान 3/4। आपका x का मान पहला निकल के क्या आया तो बोलोगे सर पहला जो आपका x का मान है वो 7/2 है, ठीक है, क्या है तो ये आपका 7/2 है, और दूसरा x का मान जो है वो आपका 3/4 है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने 4.1 में भी बताया कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।